हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी के लिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, वोट देने का अधिकार एक विकल्प है सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संवैधानिक अधिकार। यानी कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? फिर से देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? विकल्प है ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और विधानसभा में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी जैसे संघ शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे भी इस निर्वाचक मंडल में भाग रहते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर इस निर्वाचक मंडल में मान लीजिए किसी सदस्य का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें शामिल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान जो परिषद होता है उसके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसके साथ ही संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है? जो निर्वाचित होता है। इस बात का ध्यान रखना है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में वे भाग लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हुआ विकल्प डी, जो है विधानसभा के निर्वाचित विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? विकल्प है ए, अध्यक्ष, बी, राष्ट्रपति, सी, उपराष्ट्रपति और डी, प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का सत्रावसान और आहूत करने दोनों की शक्ति किसको प्राप्त है? तो है राष्ट्रपति को। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? विकल्प है ए, निर्वाचन आयोग, बी, लोकसभा, सी, राज्यसभा, डी, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रस्ताव लाया जाता है और साधारण बहुमत से जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे सदन में रखा जाता है और दूसरा सदन उस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है, यानी साधारण बहुमत से वहाँ भी पास हो जाता है, तो तब उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, पदमुक्त करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही काम करते हैं।
यानी हम कह सकते हैं कि विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यह कौन निश्चित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? विकल्प ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का वित्त मंत्री, सी लोकसभा का स्पीकर और डी राज्यसभा का सभापति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्योंकि उस विधेयक के साथ लोकसभा के अध्यक्ष का एक नोट लगा रहता है जिसमें लिखा होता है यह विधेयक धन विधेयक है। तो इस प्रकार से हम कहें कि इस प्रश्न का उत्तर है लोकसभा का स्पीकर, यानी विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रांत के राज्यपाल को विकल्प ए कोई विवेकाधिकार नहीं है, बी बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, सी कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार विशेषाधिकार है और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि किसी भी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विशेषाधिकार यानी विवेकाधिकार प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। जैसे हम कहें कि जब राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक विधानसभा के सदन से पास होकर के जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित रख लेता है। यह एक प्रकार का विवेकाधिकार यानी विशेषाधिकार भी है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न आइए, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने, ग्राम पंचायत से, दल बदल से, भाषा से, नगर पालिका से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नगर पालिका से। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिका से संबंधित कार्यों की जानकारी मिलती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? अब विकल्प है 93वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 2002 में इसके द्वारा मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इस 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? विकल्प है ए न्याय, बी बंधुत्व, सी व्यक्ति की गरिमा और डी संघीय। तो इस शब्द का सही उत्तर है विकल्प डी संघीय। जो संविधान में की प्रस्तावना है उसमें यह शब्द नहीं है। न्याय है, बंधुत्व है और व्यक्ति की गरिमा है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है वो कहाँ से लिया गया, तो वह कनाडा से लिया गया है। यहाँ पर संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया बट संविधान में है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न जो मिलता का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए विकल्प है ए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, बी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, सी क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है और डी जिला परिषद के प्रति उत्तरदायी है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। यानी ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद आते हैं। विकल्प है ए परामर्श क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार और डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। जब केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद आता है तो वह विवाद सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। विकल्प ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व और डी प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि है, दार्शनिक आधार ये क्या है, यह है हमारे संविधान के प्रस्तावना में मिलता है, इसलिए विकल्प जो है डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसके साथ ही इसको लाइक करिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि अधिक से अधिक आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प है देखिए, ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी अधिकार परीक्षा और डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इन दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही उत्तर है। सही उत्तर क्या हो, परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट दी गई। कौन कौन सी? इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, परमादेश, एक और होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। तो 5 प्रकार के रिट जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसको कि हम संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। और संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का आत्मा के नाम से भी इसको उन्होंने कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट फाइल हो जाती है। ये जो 5 प्रकार के रिट हैं उनके द्वारा, और जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि किस रिट का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए परमादेश। अगला प्रश्न देखिए, किस वाद में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। विकल्प ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केसरी शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य और डी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही जो संविधान का प्रस्तावना है उसको जो है उसी वाद में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसमें कहा गया कि संविधान के जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में किसी भी प्रकार से कमी नहीं की जा सकती। संशोधन हो सकता है बट उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी उसमें कमी नहीं की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प है ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है।
विकल्प ए धर्म को अबाध रूप से मानने में, बी वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, सी कामगारों की निर्वाह मजदूरी और डी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए धर्म को अबाध रूप से मानने में। ये जो है नीति निषेध तत्व का भाग नहीं है, बल्कि यह जो है मौलिक अधिकार है, और जो अनुच्छेद दिया है आर्टिकल 25 में दिया है, यानी कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, व्यवहार करने और मानने की पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए ये जो है अनुच्छेद जो है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ये हमारे नीति निषेध तत्व में शामिल नहीं है। यह है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? विकल्प ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट फाइलें होती हैं: परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। और यह कहाँ पर रिट फाइल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट की हम बात करें तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। जो है संवैधानिक उपचारों का जो है हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट फाइल हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा? वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? विकल्प है आपके सामने ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 45। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 37, इसलिए बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 40 क्या है। अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, यह अनुच्छेद 40 कहता है। और अनुच्छेद 42 क्या है? अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की बात, यह अनुच्छेद 42 कहता है। और अनुच्छेद 45 शिशु देखभाल की बात करता है। और यहाँ पर अनुच्छेद 37 जो है वो कहता है कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, धन विधेयक को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो विकल्प है ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112 और डी अनुच्छेद 113। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 110, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 111 क्या है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, जो भी विधेयक जो है पास हो जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, उस पर अनुमति के लिए जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तब राष्ट्रपति जो है उस पर अपनी अनुमति देता है, या तो देता है या फिर उस सदन को दोबारा लौटा देता है। तब वो सदन उस विधेयक पर पुनः विचार करेगा और या तो उसमें संशोधन के साथ या मूल रूप में फिर से राष्ट्रपति जब भेजा जाता है सिग्नेचर करने के लिए, तब राष्ट्रपति वहाँ पर उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति के बारे में यह अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 112 क्या है? अनुच्छेद 112 की हम बात करें तो ये जो बजट से संबंधित है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वह जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि वित्तीय बजट एक प्रकार से है, जिसको कि हम अनुच्छेद 112 में पाते हैं। ये कहाँ पर है? बजट अनुच्छेद
12 में दिया है वार्षिक बजट। और विकल्प में डी में दिया अनुच्छेद 113, ये क्या है, जो संचित निधि से जो भी खर्च होता है तो प्राक्कलन से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 113 में दिया हुआ है। क्या है ये, प्राक्कलन। तो यहाँ पर जो दिया है कि धन विधेयक को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, तो जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है यह तय कौन करता है, वह लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए अनुच्छेद 110 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित है। विकल्प है ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची और डी छठी अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी चौथी अनुसूची। जो विकल्प बी चौथी अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अब विकल्प तीसरी अनुसूची क्या है, विकल्प तीसरी अनुसूची यह शपथ से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के शपथ का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूची तीसरी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो है ये पांचवी अनुसूची है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी अक्सर पूछ दिया जाता है कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के अनुसूचित जातियों के प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो अनुसूची है वह अनुसूची छठी अनुसूची है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि राज्यसभा में इस सीटों का आवंटन कहाँ पर है, वह है आपका चौथी अनुसूची। विकल्प बी यहाँ पर जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित किया गया है। विकल्प ए 89वां संविधान संशोधन, बी 90वां संशोधन, सी 91वां संशोधन और डी 92वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 91वां संशोधन। और यह कब हुआ था, 2003 में हुआ था, जिसमें तय कर दिया गया था कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसका 15% ही मंत्रियों की संख्या रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद होगा उसमें मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं की जा सकती, अधिकतम 15% ही तय होगा। इसी प्रकार से विधानसभाओं में भी मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 91वां संशोधन 2003, जिसमें मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है। अब विकल्प है क्या, ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 78। अब इस प्रश्न में देखिए जो अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कहा गया केवल कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 61 जो है वह है राष्ट्रपति पर ये महाभियोग से संबंधित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह एक संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो उस सदन द्वारा 2/3 बहुमत जब पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, वहाँ भी जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तभी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। और किस कंडीशन में, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे,
उसी कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 75 क्या है देखिए, यह मंत्रियों के बारे में है, यानी कि राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेगा। वह अनुच्छेद 75 में दिया गया। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 78 देखिए क्या है। अनुच्छेद 78 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से शासकीय कार्यों के बारे में जब भी कोई भी सूचना मांगना चाहे तब मांग सकता है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों की समय समय पर सूचना राष्ट्रपति को देता रहता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार जो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 78। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। फिर से देखिए अनुच्छेद 52 क्या है। इसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, और 78 में राष्ट्रपति की सूचना से संबंध दिया हुआ है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विकल्प है ए विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, बी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सी केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, और डी भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत में जो राज्याध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश में यानी भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। और उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसलिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, वह क्या होता है, एक निर्वाचित होता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने लोगों को मनोनीत करता है, 12 लोगों को, कुल 12 लोगों को मनोनीत करता है। किन 12 लोगों को, जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है पारंगत हों, यानी कि वो विशिष्ट हों। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, द्विसदनीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली की विशेषता है, विकल्प ए अध्यक्षात्मक व्यवस्था, बी संसदात्मक व्यवस्था, सी संघात्मक व्यवस्था और डी एकात्मक व्यवस्था। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संघात्मक व्यवस्था। भारत एक संघीय राज्य है, इसलिए भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है विकल्प सी संघात्मक व्यवस्था। अगला ये प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, विकल्प ए 1960, बी 1955, सी 1975 और डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है देखते हैं। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1955, 1975, 1980। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1955। 1955 ईस्वी में जो है नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, विकल्प बी सही उत्तर है। इस प्रश्न को पूरा पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।